हेलो नमस्कार। चलिए मैं आया हूँ आपके बीच आज चंदों का प्रशासन लेकर के और शुरू करेंगे हम चंद प्रशासन। तो आइए मेरे साथ देखते हैं क्या है आज टॉपिक। उत्तराखंड उत्तराखंड भाग 3 में क्या है, चंद प्रशासन है। चंद प्रशासन पे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन देखे गए हैं परीक्षा में। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा आराम से, अच्छा लगेगा आपको एक एक टॉपिक को, ठीक है। चलिए आते हैं चंद प्रशासन। चलिए शुरू करता हूँ और बाद में जो डिस्कस करना होगा डिस्कस करते हैं। कह रहे चंद प्रशासन की बात करें, सर्वोच्च पद राजा को होता था। बिल्कुल ठीक बात है, वही प्रधान न्यायाधीश है, सभी भूमि का मालिक है। कौन? चंदों का राजा। ठीक बात है। फिर चंदों के अधीन, राजाओं के अधीन उनके पुत्र होते थे जो राजकुमार महाराज कुमार की उपाधि लेकर के राजा अपने पिता की राजा की सहायता करते थे। चलिए, इनकी परिषद होती थी, इसे युवराज मंत्री कहते थे परिषद को। ठीक होगी बात। उसके बाद दीवान के पद जोशी होते थे, जोशियों को दीवान का पद मिला हुआ था। दीवान को आप प्रधानमंत्री कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, दीवान का पद पे जोशी और उन्हें प्रधानमंत्री कहिए। इनके शासनादेश, ये पेपर में आया उत्तराखंड पीसीएस में। नेपाली मिश्रित कुमाऊनी भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि तामपत्र में इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक बात है। शासनादेश, जो सरकारी आदेश निकलते थे उसमें कुमाऊनी भाषा का प्रयोग करते थे, नेपाल का मिक्स शब्दों का प्रयोग करते थे, मिश्रित शब्दों का, तथा तामपत्र जिनके जो लिखे गए हैं, जो घोषणाएं हैं इनकी, उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। ताम्र लेखक जो लिखने वाले होते हैं उन्हें सुधार या सुनार कहा जाता था। ताम्र लेखक जो जोशी कहते थे, हमने पढ़ा था जेईसी, जो ईसी का मतलब जोशी ही होता था, पीछे हमने पढ़ा था, जिन्हें सुनार भी कहते थे। दरबार में ऊंचे पद ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थे, बिल्कुल ठीक बात है। अधिकांश पदों पर मेहरा और फरत्याल की जाति के लोग नियुक्त होते थे। आप जानते हैं प्रमुख परामर्शदाता मेहरा और फरत्याल ही होते थे। चलिए आगे चलता हूँ। राजकीय चिन्ह क्या होता था? राजकीय चिन्ह कटार की मूठ जो है चंदों का राजकीय चिन्ह था। पितलिया कौन थे? चंदों के यहाँ पे जो कृषि करने वाले ब्राह्मण हैं वो पितलिया होते हैं। देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं। लोखिया कौन होते थे? लेखिया या लोखिया जिन्हें कहते थे, जो कृषि भूमि का विवरण रखते थे, उन्हें लेखिया कहते थे। पंचबीड़ी कौन थे? पंचबीड़ी चंदों के समय तीसरे स्तर के ब्राह्मण पंचबीड़ी होते थे। चंद काल में लिपि पर्शियन लिपि का प्रयोग हुआ है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर राज की चिन्ह मूठ हो गई है। पितलिया ब्राह्मण जो कृषि करने वाले होते थे, लेखिया जो कृषि का लेखा रखने वाले होते थे, पंचबीड़ी तीसरे स्तर के ब्राह्मण हैं, और चंद काल में पर्शियन लिपि का प्रयोग हुआ जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। चलिए आप देखिए, राज्य, संपूर्ण राज्य जो है मंडल में बटा होता था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। मंडल, अब मंडल दो तरह के लोग होते थे। एक तो मंडल जो है सामंतों के अधीन होगा, मंडल जो राजा ने अपने सामंतों को दे रखा है, और एक मंडल सीधा राजा के अधीन होता था। अब राजा के अधीन है तो यहाँ पर तो प्रत्यक्ष प्रशासन होगा राजा का। जो सामंतों के अधीन है, ये सामंत क्या होते थे? सामंतों की उपाधि होती थी, राजा रजवार की उपाधि धारण करते थे और युद्ध में सैनिक सहायता करते थे राजा को। ठीक बात है। और राजा को वार्षिक कर भी दिया करते थे। ठीक होगी बात। तो संपूर्ण साम्राज्य मंडल में बटा हुआ है, चंदों का याद रखिएगा। फिर देखते हैं मंडल, मंडल काय में बटे? मंडल देश में बटे हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और देश काय में बटे हुए हैं? देश परगने में बटे हुए हैं। तो आइए देखते हैं परगने के प्रमुख अधिकारी कौन है। एक तो परगने में नागरिक अधिकारी होता था, नगरी नहीं है ये, इसका मतलब है नागरिक। परगने का एक अधिकारी होता था नागरिक और एक होता था सैनिक। नागरिक का मतलब सिविल अधिकारी, और एक है आपका सैनिक अधिकारी। जो सिविल अधिकारी है उसके अधीन कई अधिकारी होते थे। एक होता था भंडारी, भंडारी जो है जो अनाज वसूल करते थे ना, तो भंडार गृह में इकट्ठा करते थे, उस भंडार गृह की देख रेख करने वाला अधिकारी भंडारी होता था। कैनी, भंडार से अनाज इकट्ठा करके राजा तक पहुंचाते थे। मान लीजिए कहीं पे अनाज इकट्ठा किया तो उसे स्टोर कर दिया, उसकी देखभाल भंडारी कर रहा है, फिर भंडारी से लेकर के राजा तक पहुंचाने का काम कैनी करते थे। सिकदार होते थे। सिकदार वो होते थे जो राजस्व नगद भी वसूल करते थे और अनाज के रूप में वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। चलिए आगे चलते हैं। परगने के, परगने गरखों में बटे होते थे, और गरखे का प्रमुख अधिकारी जो है नेगी होता था। नेगी को नेगीचारी या दस्तूर के रूप में कमीशन मिलती थी, याद रखिएगा। नेगी अनुवांशिक अधिकारी हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। गरखे का अधिकारी, ठीक है। गरखे काय में बटे होते थे? गरखे गांव में बटे होते थे, इंपॉर्टेंट हो गया है। गांव में कौन होता था? मुखिया होता था। मुखिया को क्या कहते थे? सियाणा या बूढ़ा कहते थे। ये गांव का न्यायाधीश का काम भी करता था।
जो मुखिया जहाँ बैठ कर के न्याय करता था, वहाँ पंचायत करते थे, उस जगह को बूढ़ा चोर कहते थे। और मुखिया को काम करने के बदले क्या मिलता था? अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, यानी मेहनताना मिलता था। आगे चलते हैं। मुखिया से छोटा चौकीदार होता था, ठीक बात है। और मुखिया से अधिक नीचे क्या होता था? चौकीदार होता था। और फिर प्रधान के नीचे कौन होते थे? कोटाल और प्रहरी होते थे। कोटाल क्या करता था? कोटाल गांव में लगान का हिसाब किताब रखता था। प्रहरी गांव के चौकीदारी करते थे। राजा को जो कर मिलता था उसे गल्ला छेड़ा कहते थे। गल्ला छेड़ा कितना होता था? 1/6। इसे वसूल करने वाले अधिकारी को डाकिया कहते थे। डाकिया राजा के लिए कर वसूल करता था। चलिए आगे। कह रहा कर उपज का 1/6 जिसे गल्ला छेड़ा कहते हैं, वो कर हुआ करता था। राजा संपूर्ण भूमि का मालिक है, हम जानते हैं। जिसे जमीन देता था उस व्यक्ति को थातवान कहता था। फिर थातवान अपनी जमीन में जिनसे खेती करवाता उन्हें खाए कर कहते थे, ठीक बात है। और अनाज वह नगद कर देते थे खाए कर। जबकि एक सिरतान भी होंगे। सिरतान वो होते थे जो केवल और केवल नगद कर देंगे, जबकि खाए कर जो है कैश भी दे सकते हैं और अनाज के रूप में भी दे सकते हैं। कैनी पहाड़ी भूदास है, हम पीछे भी पढ़ा है। छियोड़ा, छियोड़ा उन व्यक्तियों को कहते हैं जो घरेलू नौकर हैं। अगर वो फीमेल है तो उसे छियोड़ी बोला जाएगा। 36 प्रकार के कर थे चंदों में, जिन्हें छत्तीसी कहते थे। आपने सुना भी होगा 36 रकम 32 कलम, वो इन्हीं के समय की प्रथा थी। 36 कर थे, ठीक है। चलिए देखते हैं कर। भूमि नपाई नाली से होती थी। नाली का अगर भारत में प्रयोग समझें तो तमिल साहित्य में सबसे पहले प्रयोग मिलता है नाली का। कल्याण चंद के एक संग्रहालय में लेख है जहाँ पे नाली शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक बात है। जो लगभग एक नाली 2 किलोग्राम, ये 2 है, 2 किलोग्राम अनाज के बराबर मापी रखी जाती थी। भूमि नपाई नाली से होती थी। और किससे होती थी? ज्यूला भी नपाई का है, वीशा भी नपाई का है, अधाली भी नपाई का है, और पालो भी और मसा भी। आपसे पूछ ले कि नाली, ज्यूला, वीशा, अधाली, पालो, मसा आदि किस चीज़ की हैं, तो भूमि नपाई के यंत्र हैं, यानी भूमि नपाई के मीटर हैं। 20 नाली का 1 एकड़ होता था। एक मसा बराबर 2 किलोग्राम से कम होता था, ठीक बात है। एक जूला का मतलब है 10 कुंतल, याद कर लीजिएगा। एक अधाली है 15 किलो, ठीक बात है। बैंकर क्या होता था? अनाजों के रूप में, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। एक अधाली कितना है? एक अधाली 15 किलो के बराबर है। ये काट देता हूं मैं, बीच में कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलता हूं, आप देख लीजिएगा। कह रहा टका, टका तांबे का सिक्का होता था, ठीक बात है। टका तांबे का सिक्का होता था। ठटोला लोग कौन थे? गौशाला की देखरेख करने वाले, चंदों के पशुओं के अधिकारी। ठटोला, क्योंकि जहाँ ये रहते थे उस स्थान को ठाट कहते हैं, तो ठाट में जो रहेगा वो होगा ठटोला। चलिए उसके बाद ओताली प्रथा है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके पुत्र ना हो तो उसकी संपत्ति राजा की हो जाती थी। इसे ओताली प्रथा कहा है। कि चंदों में इसे ही चुरा लो डालो प्रथा भी कहते हैं। चुराली डाली जमीन है ना, चुरा लो डालो प्रथा भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चल रहा हूं। कह रहा भूमि कर के अलावा और कौन से कर थे वो देखते हैं। थात, पहले शब्दावली। थातवान जमींदार होता था। खाए कर, जो किसान जो नगद या अनाज के रूप में कर दे सकता था। सिरतान, ऐसे किसान थे जो नगद कर देते थे। कैनी पहाड़ी भूदास, पीछे ये हो चुका है सारा। चलिए रोत जमीन कौन सी है? जो बहादुरी के बदले दी गई जो जमीन है वो रोत है। छियोड़ी घर के दास है, पीछे हो चुका है। जूलिया या सांगा, अब देखिए कर। जूलिया या सांगा, नदी के पुलों पर लगने वाला कर। एक आधा क्वेश्चन इनके करों का आता ही है। तो जूलिया या सांगा नदी के पुलों पर लगने वाला कर है। एक जूलिया बराबर 10 कुंतल है, पीछे भी देख लेते हैं, हमने भी पढ़ाई था। देखिए यहाँ लिखा हुआ था एक जूलिया बराबर 10 कुंतल। तो आप ध्यान रखिएगा, चीज़ों को ढंग से याद करिए। सिरती, सिरती भोटिया व्यापारियों पर लगने वाला नगद कर सिरती कहलाता था। कनक क्या है? कनक वो कर है जो शोका व्यापारियों से लेते थे, और शोका व्यापारियों से किस रूप में? स्वर्ण की धूल के रूप में लेते थे। इस कर को याद रखिएगा, कनक कर को, ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट। कह रहा हिलियानी अधूल क्या है? चलिए हिलियानी, बरसात में सड़क की मरम्मत के लिए हिलियानी अधूल नाम का कर लिया जाता था। राखिया या रछिए क्या है? ये रक्षाबंधन पर लगने वाला कर है, राखिया या रछिए। मांगा क्या है? युद्ध के अवसर पर अतिरिक्त कर लेते थे। अभी हम पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में, मांगा लगाया किसने लगाया है ना,
तो आप देखिए मांगा युद्ध के अवसर पर अतिरिक्त कर जो लिया जाता था वो मांगा था। साउली या रंगताली कर क्या होता था? लेखकों पर लिया जाता था कर, जो वो होता था लगने वाला कर, वो साउली रंगताली होता था। खैनी कपीलनी क्या है? कुली बेगार, ये कुला नहीं है कुली है, कुली बेगार के लिए लिया जाने वाला कर खैनी कपीलनी है। कमीनाचारी सामानाचारी क्या है? किसानों से वसूल कर, गांव के सियाणे थे ना प्रधान, तो उन्हें दिया जाता था कमीनाचारी सामानाचारी कर, किसानों से वसूल कर, क्योंकि गांव की देखरेख प्रबंध वो करते थे। नेक्स्ट आता हूँ, सिकदार नेगी कर, नेगी नामक अधिकारी को दिया जाता। अभी हमने पढ़ा गरखे के अधिकारी होते थे नेगी, जो अनुवांशिक अधिकारी थे, तो सिकदार नेगी कर उन्हें दी, उनसे नामक पदाधिकारी, मतलब इसे कलेक्ट करके नेगी के नाम का ही कलेक्ट करती थी सरकार। डाला, ग्राम प्रधान को दस्तूर के रूप में जो मिलता था उसे डाला कहते थे। ये प्रधान को मिल रहा है वेतन की जगह, ठीक होगी बात, आप ऐसे समझिएगा। तो प्रधान के नाम का कर लगाया जा रहा है जनता पे। मिझारी, कारीगरों पर लगने वाला कर, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। तान या टान कर भी पेपर में आया। सूती और ऊनी वस्त्रों के बुनकरों पर लगने वाला कर पेपर में आ गया। घी कर, घी पर लगने वाला कर। भात कर, विवाह उत्सवों पर लगने वाला कर। कटक, ये पेपर में आया था, सेना के रख रखाव के लिए लगने वाला कर। भाग कर, घराटों, पानी के जो घराट होते हैं उनके ऊपर लगने वाला कर। जागरिया, जागर करने वाले ब्राह्मणों पर लगने वाला कर, जागर मतलब गाने वाले। और जंगलात कर, जंगल और खनन पर लगने वाला कर। रोलिया देवलिया कर, ये क्या, देवता की बलि पूजा पर लगने वाला कर, ठीक है, सामान्यतः पशुओं की बकरे वगैरह लगते थे तो उस पे लगता था। बाजदार कर, नाचने गाने वालों पर जो कर लगता था उसे बाजदार कहते थे। चलिए नेक्स्ट आता हूँ, भजनिया, बजाने वालों पर लगने वाला कर। घोड़ियालो, राजा के घोड़ों के नाम से जो कर लिया जाता था घोड़ों के लिए। कुकुरयालो, कुत्तों के लिए जो कर लिया जाता था वो कुकुरयालो है। राजीना, राजीना या रोजीना कह लीजिए आप इसे, सैनिकों को दिया गया नगद वेतन रोजीना होता था। कूथ, नगद के बदले जब अनाज दिया जाता था तो उसे कूथ कहते थे। व्यापार कर, ठीक बात है, कह रहे ये बुनकरों से लिया जाता था। नमक कस्तूरी पर भी यह कर लगता था व्यापार कर, क्योंकि नमक का कस्तूरी का व्यापार होता था, आप जानते हैं। खानों पर भी कर लगता था। अगारी जाति है जो सोना, ये सोना है, सोना तांबा निकालने वाले, तो उन पर जो कर लगता था खानों पर कर। आप याद रखिएगा, अंगारी लिखा होता है कहीं अगारी लिखा होता है ना, ठीक है। तो अंगारी जाति ही सोना तांबा निकालने का काम कर रही है परंपरागत रूप से। न्योवाली, न्योवाली न्याय पाने के लिए जो दिया जाता था कर, आप समझिए एक तरह की फीस है केस की, वही है न्योवाली। प्रहरी या पोरी, ठीक है, गांव राजधानी की या गांव की रखवाली करने के लिए रखने वालों को जो कर दिया जाता था वो होता था प्रहरी। चौबदार, चलिए, ये राजा की कर, राजा की व्यक्तिगत वस्तु, तलवार ढाल ढोने वालों के लिए लिया जाता था कि भाई आपको ये कर भी देना पड़ेगा, ठीक हो। कि चौबदार, हमने पढ़ा था चौबदार मतलब जो डंडा लेकर चलते हैं आगे, तो उन व्यक्तियों को पेट कहाँ से भरेगा, राजा जनता पे कर लगाता था चौबदार नाम का और उन्हें वेतन देता था, ठीक होगी बात। चलिए, न्याय प्रणाली, सबसे प्रमुख न्यायाधीश राजा ही होता था। फांसी दी जाती थी देशद्रोह में तो फांसी का स्थान सूली का डांडा कहलाता था। कचहरियां दो हैं, न्योली और विस्टाली, दो कचहरियां होती थी। न्योली दीवानी और विस्टाली फौजदारी कचहरी होती थी। पंचभीड़ी नाम से, पंचनविची लिखा हुआ ना, पंचनविची, पंचनविची नाम से पंचायत की कचहरी होती थी और उस स्थान को चार स्थान कहा गया है। तो पंचायत कचहरी क्या है, पंचनविची, और वो स्थान चार स्थान है। दंड देने वाला अधिकारी डंडे कहलाता था। गुप्तचरों में महिलाएं और भिखारियों को भी नियुक्त किया जाता था गुप्तचरी व्यवस्था में। आगे आता हूँ, चंदों का पंचायती राज व्यवस्था। आप देखिए इंपॉर्टेंट है ये, चंदों ने पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली, लेकिन आज की पंचायती राज व्यवस्था से उसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक होगी बात। तो आप देखिए चंदों का पंचायती राज व्यवस्था आपको समझना चाहिए। देखिए सोमचंद ने नींव डाली, मैं आपको समझा देता हूँ। इनके यहाँ ना चार बूढ़ा होते थे, जिसमें कारगी, बोरा, तड़ागी, चौधरी, ये चार बूढ़ा की नियुक्ति इसने की थी, सोमचंद ने। उद्देश्य क्या था कि शासन चलाने में चार बूढ़ा की सहायता ली जाती थी। अब चार बूढ़ा की सहायता बहुत ली जाती थी, चार बूढ़ा सारे शासन पे अपना एकाधिकार जमा रखा था। फिर पांच थोक होते थे, मेहरा, फरत्याल, देव, ढेक और करायत।
ये अब क्या करा, चार बूढ़ा ने पांच थोकों को दबाने की कोशिश करी और इनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू किया। नीचे लिखा हुआ है टकराव के, इन दोनों के बीच टकराव होगा, चार बूढ़ा और पांच थोकों के बीच। टकराव का कारण क्या है, चार बूढ़ा ने पांच थोकों पर कर लगा दिए और दबाव बनाने का प्रयास किया। ये पांच थोकदार जो थे ये भी भूमि के मालिक थे, राजा से भूमि मिली हुई थी, प्रमुख जमींदार वर्ग टाइप थे। तो पांच थोकों ने चार बूढ़ा के लड़ाई हो गई, सर काट दिए इन चार बूढ़ा के, तथा जहां पर चबूतरा बना उसे बूढ़ा चोर कहते हैं, जहां पे इन चार बूढ़ों के सर काट दिए थे। ठीक बात है। अब चंद राजा ने सुलह करा दी। सुलह कराने में उसने कहा कि चलो अब पांच थोकों की भी प्रशासन में सलाह ली जाएगी, लेकिन आप पांचों को नहीं लेंगे, आप पांच में से अपने दो आदमी भेज दीजिए। तो इन्होंने क्या करा, पांच थोकों ने अपने दो आदमी भेज दिए। ये दो आदमी भेजे गए मेहरा और फरत्याल, और चार बूढ़े अलग से नियुक्त हो ही गए थे। अब इन पांचों, इनकी जो इनको मिला करके जो पंचायत बनी है उसे ही कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। और जहां पर इनकी पंचायत होती थी उस स्थान का नाम बाजखाल है। तो देख लीजिए, आज की पंचायत से तो आप तुलना नहीं कर सकते, कोई जनप्रतिनिधि संस्था नहीं है, एक विशेष वर्ग का समूह है जो राजा को प्रशासन चलाने में सहायता दे रहा है, और सोमचंद ने इसकी नींव डाली है। आप समझ गए क्या है सोमचंद का पंचायती राज व्यवस्था? मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे, धार्मिक जीवन। देखिए, इस क्षेत्र के देवताओं की बात करूं तो प्राचीनतम देवता माने जाते हैं एड़ी। सबसे प्राचीन है, इनका चिन्ह धनुष माना जाता है, और दूसरे माने जाते हैं गुरुड़िया। गुरुड़िया देवता को दूसरा नाम ग्वाल देवता भी कहते हैं। ग्वाल देवता, इनका मूल ये स्थान है, स्थान, मूल स्थान क्या है, गोरिलचोड़। गोरिलचोड़ चंपावत आपके यहाँ पेपर में भी आया था। ठीक है। अब गुरुड़िया या ग्वाल देवता की पूजा पशुचारक समाज करता है। कौन से महीने में? ज्येष्ठ के महीने में की जाती है। ठीक होगी बात। तो मैंने दोनों देवता बता दिए कि एड़ी पेपर में आया, एड़ी देवता का प्रतीक चिन्ह क्या है, धनुष है। और गुरुड़िया देवता आप देख लीजिए, गुरुड़ी देवता का मूल स्थान आया पेपर में। ठीक है, जेठ के महीने में, और पशुचारक समाज के देवता है, और जेठ के महीने में पूजा होती, ज्येष्ठ के महीने में। चंद्रराजा शैव धर्म के उपासक थे। इन्होंने चंपावत में कई मंदिर बनवाए, नागनाथ मंदिर, अल्मोड़ा का रत्नेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर का कपिलेश्वर मंदिर, भैरव क्षेत्रपाल, गरुड़ेश्वर, दीपचंदेश्वर, ठीक है, मंदिर आदि बनवाए। ये दीपचंदेश्वर वही है जिसमें बेटन नंदा देवी की प्रतिमा रखवाएगा। ठीक है, विकेट जो भी रखवाएगा देखिएगा। त्रिमल चंद ने भी जागेश्वर में कई मंदिर बनवाए। बागेश्वर का शिव मंदिर, जिसका निर्माण कत्यूरियों ने करवाया था, आप जानते हैं, लेकिन कत्यूरी का आपको याद होगा भूदेव ने कराया था शायद, लेकिन इसकी मरम्मत 1602 में कौन कराएगा? लक्ष्मी चंद करवाएगा। ठीक होगी बात। चलिए आगे चलता हूँ मैं। चंद काल के मंदिर, बैजनाथ मंदिर में बनवाया लक्ष्मी नारायण का मंदिर इन्होंने। पिथौरागढ़ में नकुलेश्वर मंदिर बनाया, मसूली कासनी में। डीडी हाट का मड़ का सूर्य मंदिर इनका फेमस है, और रामेश्वर मंदिर भी इनका फेमस है, और बूढ़ा केदार मंदिर भी इनका फेमस है। चलिए, डीडी हाट में ये तीनों मंदिर याद रखिएगा। रामेश्वर मंदिर कहाँ है? डीडी हाट में। संगम भी होता है। बूढ़ा केदार मंदिर कहाँ है? डीडी हाट में। मड़ का सूर्य मंदिर कहाँ है? डीडी हाट में। नकुलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ में है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर बैजनाथ में है। देखिए, अब मड़, ये मूड नहीं है, मड़ है। मड़ नामक गांव है, वहाँ पर एक सूर्य मंदिर है। ठीक है। सूर्य जो है उदीचे वेशभूषा में है, उसके पैरों में अजानू बूट है। अजानू बूट का मतलब घुटनों तक जूते पहने हुए हैं उन्होंने। ठीक होगी बात। अजानू का मतलब होता है घुटने हिंदी में। आप जानते होंगे अजानू बाहु शब्द का प्रयोग होता है राम जी के लिए या सुभाष चंद्र बोस के लिए। जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों तक आते हैं उसको अजानू बाहु कहते हैं। खड़े होकर, कहीं बैठ करके नापने लगे आप। ठीक है। तो अजानू बूट पहने हुए हैं। अजानू बूट का मतलब है घुटनों तक उनके पैर बूट पहने हुए हैं। सिर पर किरीट धारण कर रखा है। ठीक है। किरीट का मतलब एक तरीके का क्या कहते हैं, जो है वो पहनते हैं सिर पर, मतलब पहनते हैं जो रामलीला में भी पहनते हैं, क्या कहते हैं उसे ना, वे 7 घोड़े पर सवार थे। ठीक है। उनका सारथी कौन है? अरुण है, और दोनों तरफ उनकी पत्नी है छाया और सुरवचा, क्या मुकुट कहते हैं शायद, कहीं आप हेलमेट कह दें कमेंट में। ठीक है, हेलमेट मत कहना। ठीक है। मड़ के सूर्य मंदिर के पास ये एक हथिया देवाल है। ठीक है। इसकी विशेषता पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। एक पत्थर को काट कर बनाया गया है, अल्मोड़ा के कैलाश मंदिर के समान बनाया गया है। ठीक बात है। चलिए, इस मंदिर के पास ही थल में रामगंगा के तट पर रुद्रचंद ने भव्य शिव मंदिर बनवाया। आपको थल केदार मंदिर आप जानते हैं, जहाँ पर बैसाख की पूर्णिमा को मेला लगता है। तो हमने देखा बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर, पिथौरागढ़ का नकुलेश्वर मंदिर, डीडी हाट का मड़ सूर्य मंदिर, रामेश्वर मंदिर डीडी हाट में, बूढ़ा केदार मंदिर। मड़ के बारे में हमने पढ़ा।
ठीक है। अजानु बूट पहने हुए हैं, किरीट धारण कर रखा है, जटाधारी सूर्य है। इसमें पेपर में एक में पूछा था जटाधारी सूर्य, कुछ ऐसा है ना, तो याद रखिएगा। सारथी कौन है? अरुण है, दोनों तरफ पत्नियां हैं, छाया और सुरवसा। तो उसके बाद एक हथिया देवाल हमने देखा, पीछे भी पड़ गया है, एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। फिर हमने थल केदार मंदिर देखा, रुद्रचंद द्वारा बनाया गया, जहाँ पर हर साल बैसाख की पूर्णिमा को मेला लगता है। मेरे ख्याल से आगे चलते हैं। नकुलेश्वर मंदिर। नकुलेश्वर मंदिर ज्ञानचंद ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। भगवान बुद्ध की प्रतिमा है नकुलेश्वर मंदिर में। भगवान बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में है। भूमि स्पर्श मुद्रा को ही क्या कहते हैं? इसे बौद्ध ग्रंथों में मार विजय कहते हैं। कहीं आपसे पूछे बुद्ध का मंदिर मार विजय अवस्था में या भूमि स्पर्श मुद्रा में कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। चलिए उसके बाद एक दो चीज़ और देखते हैं। ओलगिया। देखिए, चंदों में ताज़ा घी मक्खन खाना शुभ माना जाता है। चंद शासकों ने ये प्रथा शुरू की। एक्चुअल में प्रथा क्या, जनता जो है राजा को अपने यहाँ पे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट जो है गिफ्ट करते थे, तब से ये ओलगिया त्यौहार मनाया जाता है। सितंबर में होता है मेरे ख्याल से। ओझा नामक ब्राह्मण कत्यूरियों के समय उत्तराखंड में आए और अस्कोट में रजवाड़ों के यहाँ पे दीवान बन गए थे। ठीक है, ओझा नामक जाति भी ये तभी आ रही है। कुमाऊं गढ़वाल की रावत नामक राजपूत जाति भी कत्यूरियों के समय गढ़ यहाँ पे आई थी, उत्तराखंड में आई थी। ठीक होगी बात। तो ये कुछ फैक्ट थे, मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर मेरा प्रशासन और चंद पूरा हो गया है। मैं आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा नहीं आया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, मेरे को बहुत मज़ा आया पढ़ाने में। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।